मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऑडिटिंग एंड एथिक्स की फॉर सीए इंटरमीडिएट फॉर द अटेम्प्ट ऑफ जनवरी 2025। रेगुलर बैच है, जैसा कि आप यहाँ पे बैनर देख पा रहे हो। और हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 शुरू है। चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इसमें हम लोग आज के वीडियो में टॉपिक नंबर 7 की पढ़ाई करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 7 है मित्रों आपका टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या टॉपिक है आपका? टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब यहां पर आप एक वर्ड के ऊपर पहले फोकस करो। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हो, आप क्या करते हो? अपना एक अटेम्प्ट आइडेंटिफाई करते हो, उस अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई शुरू कर देते हो, करेक्ट। और समय आने पर आप क्या करते हो? एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करते हो, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो, वहां पे एग्जाम देके बाहर आ जाते हो और रिजल्ट का वेट करते हो। तो ये प्रोसेस क्या हो गई? आपका एकेडमिक नॉलेज रिगार्डिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया चेक करता है, ताकि वो ये डिसाइड कर पाए कि आपको पास करना है या आपको कहना है भैया सीए का फुल फॉर्म है कम अगेन। यानी आइदर आप पास होते हो या नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करते हो, करेक्ट। दो ही ऑप्शन आपके पास है। तो टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जो भी एंटिटी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का हमें ऑडिट करने का काम दिया जाता है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए एक सर्टन सिस्टम हमें डेवलप, एक सर्टन सिस्टम होनी चाहिए। उसी सिस्टम को कहा जाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फिर ओवरऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऐसा कुछ भी नाम उसका हो सकता है, लेकिन उसका काम क्या होता है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करो, फाइनेंशियल नेचर के कौन से ट्रांजैक्शन है उन्हें आइडेंटिफाई करो, उन्हें कंप्लीट एंड एक्यूरेट मैनर में रिकॉर्ड करो, फिर उनका प्रॉपर जर्नल एंट्री बनाओ, लेजर पोस्टिंग करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ, और ट्रायल बैलेंस के ऊपर से फिर P&L एंड बैलेंस शीट में पोस्टिंग करके एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो। यानी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। सारे लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है। ये काम होता है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डेटा आता है, उस डेटा के लिए कुछ इंटरनल कंट्रोल्स को सेटअप किया जाता है। एज एन ऑडिटर हमें ये इंश्योर करना है कि अकाउंटिंग के लिए जो इंटरनल कंट्रोल सेटअप किए गए हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए एंड प्रेजेंट करने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल्स बनाए गए हैं, उनका एक ऑडिटर टेस्ट करता है। उस टेस्ट से उसे पता चलता है कि कंट्रोल्स सही तरीके से यानी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। बेसिकली कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि जहां पर भी आपके इंटरनल कंट्रोल्स वीक है यानी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है। अब वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर है तो फिर वो आपके लिए एक सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क बन जाता है। इसीलिए एज एन ऑडिटर हम क्या करते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का टेस्ट लेते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। सिमिलर टू जैसे आईसीएआई हमारे स्टूडेंट्स की एक एग्जाम लेता है, ताकि उसे ये पता चल सके कि इस स्टूडेंट की पढ़ाई हुई है या नहीं हुई है, अगले लेवल में इसे पास कराना है या नहीं कराना है। एक बेसिक लॉजिक होता है। तो वही टॉपिक है हमारा टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब उसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, आ जाओ। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में अंडरस्टैंडिंग एंड असिमुलेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। किसी भी टेस्ट को अगर हमें कंडक्ट करना है तो सबसे पहले उस टेस्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दैट मीन्स इन दिस केस एज एन ऑडिटर हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास गैदर करनी है, यानी अंडरस्टैंडिंग एंड एसिमुलेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। पॉइंट नंबर 2, पर्पस ऑफ टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल। अब हम ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का टेस्ट क्यों करने वाले हैं, उसका पर्पस क्या है, वो हम लोग टॉपिक नंबर 2 में पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 3 में हमें पढ़ना है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में जो भी चेक्स एंड बैलेंसेस हमने इंप्लीमेंट यानी एंटिटी ने डिजाइन किए हैं, इंप्लीमेंट किए हैं और उसको मॉनिटर करती है, तो उसे कहा जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हमें क्या क्या चीजें सीखनी है, तो पॉइंट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे कि ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है उसका पर्पस क्या है।
तो एज एन ऑडिटर जब भी हम किसी भी कंट्रोल्स का टेस्ट लेते हैं तो उसका पर्पस होता है टू गैदर ऑडिट एविडेंस। पॉइंट नंबर 2, स्कोप ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यानी जब भी हम किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का टेस्ट करेंगे तो उसमें हमें उसका स्कोप क्या है, किस प्रकार से हमें वो टेस्ट लेनी है, हमारे फाइनल आउटकम क्या होने चाहिए, इस प्रकार से आपका पूरा स्कोप डिजाइन किया जाएगा। टॉपिक नंबर 3 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यानी आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कौन से तरीकों से कंडक्ट कर सकते हो। तो आप इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट से टेस्टिंग कर सकते हो, इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन से आप वो उस सिस्टम का टेस्टिंग कर सकते हो, रीपरफॉर्मेंस यानी आप उनके जो एंटिटी है उनके एम्प्लॉय को बोलोगे कि भाई मेरे सामने इन कंट्रोल्स को वापस परफॉर्म करो, यानी जो भी आपकी अकाउंटिंग की प्रोसेस है मेरे सामने परफॉर्म करो ताकि मुझे रियल टाइम उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि ये कंट्रोल सही तरीके से काम करते हैं या नहीं करते। और चौथा मेथड आपके पास होता है टेस्टिंग कंप्यूटराइज कंट्रोल्स, यानी जो ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होती है उनका टेस्ट करना। फिर आता है हमारे पास टॉपिक नंबर 4 जो है आपका कंसिडरेशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डेविएशंस इन कंट्रोल एप्लीकेशन, यानी जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक मैनेजमेंट या उसकी एंटिटी ने डिजाइन करके इंप्लीमेंट करके रखे हैं, क्या उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई किया गया है थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, या फिर जो कंट्रोल्स डिजाइन किए गए हैं, जो पॉलिसीज बनाई गई है उसमें कोई डेविएशंस आए हैं। अगर डेविएशंस यानी जो आपका प्री प्लान्ड एजेंडा है उससे अलग अगर कुछ होता है तो उसे कहा जाता है डेविएशन। तो डेविएशन क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, उसको प्रॉपर ऑथोराइजेशन था या नहीं था, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, टॉपिक नंबर 5 हम देखने वाले हैं इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फिर अभी तक आप लोगों ने जितने भी टेस्ट कंडक्ट की है फॉर इंटरनल कंट्रोल्स उसका आप इवेल्युएशन करोगे, यानी जो टेस्ट आई आपने टेस्ट कंडक्ट की और टेस्ट का रिजल्ट भी आपके पास है, तो अब आप क्या करोगे, इस रिजल्ट को इवेल्युएट करोगे और उसके बेसिस के ऊपर आपका डिसीजन होगा कि कंट्रोल्स जो है वो इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं है, यानी सफिशिएंट है या नहीं है। टॉपिक नंबर 6 में हम पढ़ेंगे रीअसेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो बेसिकली ये पॉइंट नंबर 6 जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपके ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान को। तो जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को फिनिश कर लोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आया है, जो ऑडिट एविडेंस आपने गैदर किया है, उसके बेसिस के ऊपर आप देखोगे कि जो आपने इनिशियल ऑडिट प्लान बनाया था, इनिशियल जो कंट्रोल रिस्क आपने डिटरमाइन की थी, या फिर इनिशियल जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आपने प्लान कर रखी थी, वो सफिशिएंट है या फिर आपको उसमें कोई मॉडिफिकेशन यानी एडॉप्ट करने की जरूरत है। बेसिकली आपका जो इनिशियल ऑडिट प्लान था क्या उसमें किसी प्रकार के कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है या नहीं। जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे तो हो सकता है आपके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाए जो आपको शुरुआत में नहीं पता थी, काम के दौरान आपको वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने अनफोल्ड हुई, आपको रिवील हुआ कुछ, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको हमेशा रीअसेसमेंट करते रहना पड़ेगा कि आपकी कंट्रोल रिस्क कितनी है और क्या आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत है या नहीं है। और सबसे आखिरी में हम देखेंगे कंक्लूजन ऑफ कंट्रोल रिस्क असेसमेंट बेस्ड ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अब ये कंक्लूजन यानी पूरे के पूरे टॉपिक का कंक्लूजन नहीं है, किस चीज का कंक्लूजन है, कंट्रोल रिस्क असेसमेंट का, यानी इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड रिस्क उसका जो हमने असेसमेंट किया उसका कंक्लूजन है बेस्ड ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो ऐसे 7 टॉपिक्स हमें टॉपिक नंबर 7 में पढ़ने हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला टॉपिक नंबर 7 जो है ना, ये हमारे प्रीवियस टॉपिक नंबर 6 का ही आप कह सकते हो पार्ट 2 है या एक्सटेंशन है। बेसिकली ये दोनों मिला के आपको पूरा का पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझने वाला है। अब आप मुझे एक बात देखो, हमारा जब हमने पढ़ाई शुरू की तो चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है, यानी ऑडिट के काम में किस प्रकार के रिस्क होती है वो हमने पढ़ा। टॉपिक नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था, मटेरियलिटी के बारे में पढ़ा। टॉपिक नंबर 3 हमने क्या पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। और टॉपिक नंबर 4 से हमारा पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में नॉलेज यानी एकेडमिक जर्नी शुरू होता है। तो टॉपिक नंबर 4 इंटरनल कंट्रोल, यहां से हमारा
ये हमारा पार्ट 1 हो गया रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल्स। देन रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, ये हमारा पार्ट 2 हो गया इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड। देन हमने पढ़ा इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये हो गया हमारा पार्ट 3 रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल्स। अब टॉपिक नंबर 7 पे हम लोग आते हैं, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो यहाँ पर टॉपिक नंबर 4 से आगे जितने भी आपके टॉपिक्स है, जब तक मैं आपको बता नहीं देता हूँ वहां तक आपका पूरा का पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड ही जर्नी, एकेडमिक जर्नी शुरू है। तो टॉपिक नंबर 4, 5, 6, 7 इन्हें आपको कलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिल सके कि ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं जब हम किसी भी एंटिटी के ऑडिट के काम को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अब हम डिटेल स्टडी शुरू करते हैं टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में। आ जाओ, ये जी हम पहुंच गए हमारे स्टडी मटेरियल में। तो यहां पर आपको दिखेगा टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, छोटे छोटे टॉपिक्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यानी टॉपिक नंबर 7 में आप देखोगे तो पॉइंट नंबर 1 केवल 3 लाइन का है, पॉइंट नंबर 2 केवल 3 लाइन का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर आपको दिए गए, क्योंकि जब आप टेस्टिंग की बात करते हो तब आप एक्चुअल प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो। एज एन ऑडिटर अभी तक हमने क्या किया, सारा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ा, टॉपिक नंबर 4, 5, 6 है ना, ये सारा क्या था, पेपर वर्क हो रहा था। टॉपिक नंबर 6 में हमने जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन पढ़े वो भी हमारा इनिशियल स्टडी था ऑर्गेनाइजेशन का, टू गैदर मोर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग एंड एविडेंसेस रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल, ताकि हमारा एक पूरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का बर्ड्स आई व्यू क्रिएट हो सके और हमें एक प्रॉपर डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिल सके। अब टॉपिक नंबर 7 में हम एक्चुअल काम करेंगे, टेस्टिंग करेंगे कि सही में एंटिटी ने जो इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सेटअप किए हैं, सबसे पहले तो हम उसका डिजाइन चेक करेंगे कि वो डिजाइन उनके बिजनेस सिनेरियो के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं, सफिशिएंट एफिशिएंट है या नहीं एंड सफिशिएंट है या नहीं। दूसरा हम टेस्ट करेंगे कि जब जो डिजायर्ड आउटपुट इन्हें चाहिए, यानी एंटिटी को जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो उन्हें कंसिस्टेंट मैनर में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के वीकनेसेस कहां पर है, क्योंकि जहां पर भी वीकनेसेस होंगे वहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड होने के चांसेस हो जाते हैं। आप देखना जहां पर भी सिस्टम में वीकनेस है वहां पर करप्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में पुराने समय में, यानी आज से 10-15 साल पहले ऑटोमेशन का या कंप्यूटर सिस्टम्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता था। आप बाकी गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात तो छोड़ दो, केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आप बात कंसिडर करो। आज क्या होता है, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग होता है सारे इनकम टैक्स रिटर्न्स का, जितने भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जितने भी चालान्स है, रिटर्न्स है, आपको सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक ट्रांजैक्शन का प्रॉपर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होता है, वहां पर किसी प्रकार का कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। पुराने समय में क्या होता था, आप रिटर्न मैन्युअली फिलअप करते थे फिजिकल पेपर पे और डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करते थे। तो ऐसे केस में क्या होता था, अगर एक छोटा सा इंस्टेंस में आपको बताता हूँ, अगर आपके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट निकल गई है, आपने ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं भरा और आप आगे के समय में पहुंच गए, तो जब मैन्युअल एंट्रीज होती थी रजिस्टर में लिखा जाता था, तो जो व्यक्ति मैन्युअली रजिस्टर में एंट्री कर रहा है उसको पैसे देके बैकडेटेड रिटर्न फाइल हो सकता था मैन्युअल इसमें। तो ये चांसेस, ये एक करप्शन का पॉइंट था। लेकिन आज के समय में क्या होता है, ई रिटर्न आपका इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग जो पोर्टल है वहां पर आपका रिटर्न फाइल होता है। तो बैकडेटेड रिटर्न फाइल करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम आपको उस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करती, वो अनऑथोराइज्ड ही आपको देगा। जब भी आप लेट रिटर्न फाइल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पेनल्टी, फाइन जो भी है वो सारी चीजें लगने वाली है। लेकिन पुराने समय में जब मैन्युअल काम होता था तब ये करप्शन होने के चांसेस थे। सिमिलरली अब इस एग्जाम्पल को आप प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हो, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। जहां पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, जहां पे भी कंट्रोल्स वीक होंगे, वहां पर मैनिपुलेशन, कंट्रोल्स को ओवरराइड करना या फिर कंट्रोल्स को बाईपास करना या फिर करप्शन करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम्स में भी चांसेस है, लेकिन वहां पर करप्शन करने वालों के लिए रिस्क है, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा लॉग होता है, पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग होता है डिजिटली। तो
आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, हर कोई करप्शन नहीं कर पाएगा। जिसके पास डिजिटल कैपेबिलिटी है, यानी डिजिटल ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट या डिजिटल डेटाबेसेस को हाई लेवल पे मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी है, वही लोग केवल डिजिटल सिस्टम्स में फ्रॉड कर सकते हैं। ये आपको क्लियरली समझ जाना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, ये हमें इस तरीके से हमें पूरा पर्सपेक्टिव अपना ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स है, ठीक है, लेकिन ये हाईली प्रैक्टिकल टॉपिक है। टॉपिक नंबर 7 एक ही पेज का है, लेकिन हाईली प्रैक्टिकल है। हर ऑडिटर को ये परफॉर्म करके उसका आउटकम क्या होता है वो देखना पड़ेगा। हर एक एंटिटी ने जो भी इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हैं वो सही है या वो सफिशिएंट है, एफिशिएंट है एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं, उनके बिजनेस केस के हिसाब से वो हमारे प्रोफेशनल जजमेंट का यूज करके हमें डिसाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बेसिस के ऊपर हम ये देखेंगे कि इंटरनल कंट्रोल को किस तरीके से टेस्ट किया जाए ताकि हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल सके, क्योंकि उसके बेसिस के ऊपर हम लोग अपना ऑडिट ओपिनियन जनरेट करने वाले हैं। सो अभी मैं आपको लेके आता हूं टॉपिक नंबर 1 के ऊपर। टॉपिक नंबर 1 हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग एंड एसिमिलेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यानी एसिमिलेट करना यानी क्या, अलग अलग जो आपका फ्रैगमेंटेड डेटा है, एक पजल होता है, उस पजल में कैसा रैंडम पीसेस होते हैं, फिर उन रैंडम पीसेस को जब आप मैच करके प्रॉपरली एक पूरा का उस पजल को सॉल्व करते हो, तब उस पजल में क्या पिक्चर है वो क्लियरली आपको दिखता है। तो एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि आपको तो उस एंटिटी के बारे में जानकारी नहीं है, उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप क्या करोगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपके लिए एक पजल है, उस पजल के अलग अलग पीसेस को गैदर करोगे, उसको एसिमुलेट करोगे, कंबाइंडली स्ट्रक्चर्ड या लॉजिकल मैनर में अरेंज करोगे, तब जाके आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आने वाला है। बिफोर कंडक्टिंग टेस्ट, द ऑडिटर must thoroughly understand the internal control system in place. This involves examining the system's design and understanding how it is supposed to operate. The auditor needs to know whether controls are in operation and how effectively they work. तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में देनी है कि जो भी व्यक्ति टेस्ट लेता है वो खुद पहले नॉलेजेबल होना चाहिए, उसको पता होना है। जब हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल के एग्जाम्स कंडक्ट करता है, तो जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसका सजेस्टेड आंसर साथ ही में रेडी हो जाता है। तो जब आप पेपर लिख के वापस आ जाते हो, वो आपके जो आंसर्स है, सजेस्टेड जो मॉडल आंसर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट चेक किया जाता है कि आपने जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो दिया है या नहीं दिया है, एंड उसके बेसिस के ऊपर आपका मार्किंग होगा। लेकिन अभी तक हमारा क्या है, जो पेपर चेकिंग है वो ह्यूमंस के द्वारा होती है, करेक्ट, यानी वहां पर भी कोई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा होगा जो आपका पेपर चेक करेगा। तो 2-4 पैरामीटर्स होते हैं। हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो वहाँ पे एग्जामिनर, जो आपका वैल्यूअर होता है, जो आपको एग्जाम में आपको मार्क्स देगा, उसके पास 40-40 या 30-30 या 50-50 के गट्ठों में पेपर्स जाएंगे। उनको एक सर्टन क्वांटिटी के पेपर दिए जाएंगे, उनको एक सर्टन टाइम फ्रेम में वो पेपर चेक करके आपको वापस देने, यानी इंस्टीट्यूट को वापस सबमिट करने हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, करेक्ट। सबसे पहला एज अ स्टूडेंट आपके लिए इंटरनल कंट्रोल क्या आप सेटअप करोगे, आपकी हैंडराइटिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर अच्छी होनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा सुंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ने लायक होनी चाहिए। जब भी आपका पेपर कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको बिल्कुल मेहनत नहीं लगनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है, उसको एकदम ऐसा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी है। जैसे ये प्रिंटेड आपको दिख रहा है, ऐसे सिंपल तरीके से आपको पेपर अपना प्रेजेंट करना है। दूसरा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, उस व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आपको सवाल क्या पूछा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, और फिर आपका एग्जाम में जो आप आंसर लिखोगे उसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में, बिना काटा पीटी किए, एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से प्रेजेंट करना है, पॉइंट वाइज मैनर में, ठीक है। एग्जैक्टली जो इंस्टीट्यूट का मॉडल सजेस्टेड आंसर होता है उसके हिसाब से तो कोई भी स्टूडेंट नहीं लिख पाएगा, क्योंकि हमें इंस्टीट्यूट को क्या चीजें एक्सपेक्टेड है वो पता ही नहीं है, वो मॉडल आंसर को हमें मैच करना ही नहीं है। हमें क्रैक करना है उस वैल्यूअर के दिमाग को, हमें क्रैक करना है उस वैल्यूअर को जो हमारा पेपर चेक करता है कि भाई साहब मुझे कॉन्सेप्ट पता है और मेरी कैपेबिलिटी है पास होने की, और मैंने आपके क्वेश्चन का सही आंसर दिया, उसके बेसिस पे आपका वैल्यूएशन होगा, ठीक है। और जो मॉडल आंसर होते हैं वो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो सिमिलरली जब भी आप एज एन ऑडिटर
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का टेस्ट कंडक्ट करते हो तो उसके पहले आपको खुद को एज एन ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। टेस्ट कंडक्ट करने से पहले थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तभी आप उसको प्रॉपरली चेकिंग कर पाओगे। Before conducting test, the auditor must thoroughly understand the internal control system in place. This involves examining the system's design and understanding how it is supposed to operate. यानी आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सेटअप किया जाता है, और उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डिजाइन क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उसका मॉनिटरिंग क्या होता है, और उसका फाइनल आउटकम क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में ये 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन द ऑडिटर नीड्स टू नो वेदर कंट्रोल्स आर इन ऑपरेशन एंड हाउ इफेक्टिवली दे वर्क। यानी जो भी इंटरनल कंट्रोल सेटअप किए हैं वो एक्चुअली ऑपरेट हो रहे हैं और वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग में चीजें ऑडिटर को गेन करनी होती है। अंडरस्टैंडिंग एंड एसिमुलेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। आसान था बिल्कुल। अब जैसे अभी आपको लगेगा कि सर आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हो बेटा, लेकिन क्या होता है कि जब अगर मैं आपको केवल वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगा ना, तो इन माय ओपिनियन ऐसा नहीं है कि ये 3 लाइनें पढ़ के भी समझ सकता है, लेकिन जब तक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड की स्टोरी आपको इस टॉपिक के बारे में पता नहीं चलेगी, जब तक मैं इस एकेडमिक नॉलेज को, इस थियरी को रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपको नहीं बताऊंगा, तब तक वो एक सेंस ऑफ रिलेवेंस नहीं होता है। यानी आप इस कॉन्सेप्ट से, आप क्या, कोई भी व्यक्ति, जब मैं खुद भी पढ़ता हूँ तो मैं तभी पढ़ पाता हूँ ऑडिट को जब मेरे पास उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। बात समझ में आ रही है आपको? जब भी मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के नोट्स बनाता हूँ या बुक ड्राफ्ट करता हूँ, या जैसे मैंने ये वाला सिस्टम इसको ड्राफ्ट किया, तो बेसिकली मैं इसको अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज तरीके से ड्राफ्ट इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने एक्चुअली यहाँ पर काम किया है। तो आपको ये बात थोड़ी समझनी पड़ेगी। आज आप जो पढ़ रहे हो ना, शायद मैं कुछ सालों पहले मैं आपकी पोजीशन में था जब मैं पहली बार ऑडिट पढ़ रहा था, लेकिन ऑडिट के साथ साथ आर्टिकलशिप प्लस जो मेरी प्रोफेशनल यानी कॉर्पोरेट जर्नी है, प्लस जो प्राइवेट जो फ्रीलांसिंग के काम हम ऑडिट के करते हैं किसी भी फर्म के साथ ज्वाइन होके, तो उस तरीके का जो एक्सपीरियंस होता है, जो रियल लाइफ अलग अलग एंटिटीज की जब हम ऑडिट करते हैं, तो ऐसा यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर एक एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल सेम ही होगा। बैंकिंग एंटिटी है तो उसका सिस्टम अलग होगा, इंश्योरेंस वाली कंपनी है उसका सिस्टम अलग होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसका सिस्टम अलग होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, कौन से इंडस्ट्री में वो एंटिटी काम करती है, उनके ट्रांजैक्शंस किस तरीके से होते हैं, इंटरनली उनका मटेरियल कैसे फ्लो होता है, उनका डेटा कैसे फ्लो होता है, उनकी इंटरनल स्टाफ की हायरार्की कैसी है, इन सारी चीजों को मिला के आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनता है। और इन्हीं सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन की जानकारी को जब आप एसिमुलेट करते हो, एकत्रित करते हो, तब आपको इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलती। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसको मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूं कि आपको इस कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी हो जाए। इसीलिए मैं थोड़ा आपको ज्यादा बताने की कोशिश, ज्यादा बेसिकली जितना नेसेसरी है उतना बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाए। बाकी आपकी जितनी इच्छा है आप उस फाउंडेशन के ऊपर और बिल्डअप कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे नोट्स एकदम सबसे बेस्ट है, लेकिन जितनी जरूरत अभी आपको सीए इंटरमीडिएट के लिए है उतना है, प्लस उससे ज्यादा भी है। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बना के मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की लिबर्टी ले रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियोस है, यहाँ पर आपका समय और मेरा समय दोनों का वैल्यूएबल है, तो जितना जरूरी है उतना तो बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं कभी कभी आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताने की भी कोशिश करूंगा ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ सके। अब पॉइंट नंबर 2, पर्पस ऑफ टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में आपको समझा दिया है कि मित्रों, जब आप एक ऑडिटर बनोगे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंडिंग एंड उसकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एसिमुलेट करना है। टेस्टिंग करने से पहले सिस्टम को समझो, उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करो, और फिर उसके बाद जो आपको टेस्ट करना है उस टेस्ट का पर्पस भी डिसाइड कर लो कि आपको क्या क्या चीजें टेस्ट करनी है। जैसे इंस्टीट्यूट क्या करता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑडिट के पेपर की हम बात करेंगे तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा कि भाई साहब हमारे पास 11 चैप्टर है सीए इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, तो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा कि इस अटेम्प्ट में चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 और कुछ एसेस, इनके कॉम्बिनेशन पे ज्यादा से ज्यादा वेटेज देते हैं, इनका नॉलेज
स्टूडेंट्स का चेक करते हैं। हर बार 11 के 11 चैप्टर्स के सवाल पूछना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लिमिटेड सवाल पूछने एग्जाम में 100 मार्क्स के लिए, 120 मार्क्स के लिए। तो उसमें एमसीक्यूज भी आ गए आपके, उसमें केस स्टडीज भी आ गए, उसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस भी आ गए। तो इसका क्या होता है कि हर एक पूरे 11 चैप्टर्स को इंस्टीट्यूट वेटेज नहीं दे पाता, तो वो प्रॉपरली कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करता है कि इस अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स के कौन से कॉन्सेप्ट्स को हमें टेस्ट करना है। तो सिमिलरली आपका भी एक सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए। जब भी आप इंटरनल कंट्रोल का टेस्टिंग करो तो उसका एक पर्पस होगा। वो पर्पस क्या होगा? टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल इज इसेंशियल टू डिटरमाइन वेदर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड। तो पहला पर्पस आपका ये है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का टेस्ट करने का कि भाई साहब कंट्रोल्स जो है वो प्रॉपर ऑपरेटिंग कंडीशन में है ना, यानी सिस्टम बंद नहीं है, सिस्टम एकदम सही तरीके से शुरू है, आपकी सारे कंट्रोल्स ऑपरेट करते हैं। दूसरा, the auditor uses this test to gather evidence on effectiveness of both the design and operation of controls। यानी आप दो एस्पेक्ट्स इंटरनल कंट्रोल के बारे में, दो एस्पेक्ट आप चेक करोगे। पहला, इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन। This allows the auditor to assess whether control risks are at an acceptable level or if further substantive testing is required। तो आपका टेस्ट करने का पर्पस यहाँ पर रिवील होता है। आप टेस्ट करते समय दो एस्पेक्ट्स को चेक करोगे। पहला, आप डिजाइन एंड ऑपरेशन, इन दो एस्पेक्ट को चेक करोगे, उसका इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी चेक करोगे। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो कंट्रोल रिस्क है, यानी इंटरनल कंट्रोल की वजह से अगर कोई मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है तो वो एक्सेप्टेबली लो लेवल पर है या हाई रिस्की एरिया है। अगर रिस्क लो है तो आपको फर्दर सब्सटेंटिव टेस्टिंग करने की जरूरत, अगर रिस्क लो है तो आपको फर्दर सब्सटेंटिव टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंट्रोल रिस्क आपकी ज्यादा है, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, तो रिस्क ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में आपको फर्दर सब्सटेंटिव टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो बेसिकली ऑडिटर का एक पर्पस होता है कि भाई साहब मुझे कितने डिटेल में काम करना है। अगर कंट्रोल सही तरीके से काम करते हैं तो मुझे सैंपल चेक बेसिस पे या रेगुलर प्रोसीजर्स अप्लाई करके मैं काम कर लूंगा। लेकिन अगर कंट्रोल्स वीक है तो वहां पर रिस्क ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में मुझे डिटेल में काम करना पड़ेगा। तो ऑडिटर का क्या पर्पस होता है? क्या मुझे कम का, यानी क्या मुझे रेगुलर काम करना है या फिर मुझे ज्यादा डिटेल में काम करना है। इसी डिसीजन को लेने के लिए आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का टेस्टिंग करते हो। अब पॉइंट नंबर 3, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। पर्पस क्या होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का? टू गैदर ऑडिट एविडेंस। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ design of accounting and internal control system and operation of internal control throughout the period। तो दो चीजों का ऑडिट, दो एस्पेक्ट का ऑडिट एविडेंस आप गैदर करने वाले हो। पहला कौन सा है? डिजाइन ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और दूसरा ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम थ्रू आउट द फाइनेंशियल पीरियड। दो एस्पेक्ट्स के बारे में आप ऑडिट एविडेंस गैदर करोगे। अब ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है मित्रों, इनका स्कोप क्या होता है, कितने डिटेल में आपको काम करना है? Test of controls are performed to assess both design and operation of accounting and internal control system। जो हमने यहाँ पे देखा वही पॉइंट यहाँ पर रिपीट है। Then the design test assesses whether the controls are designed to prevent or detect material misstatement, while operational testing determines if the controls have been consistently applied throughout the period। तो जब हम डिजाइन का टेस्ट लेते हैं, दैट मीन्स डिजाइन ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जब हम टेस्टिंग करते हैं, तब उससे हमें क्या चीज पता चलती है कि कंट्रोल्स जो है वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि वो मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट या डिटेक्ट या करेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारे एज एन ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे होनी चाहिए? किसी भी प्रकार का मिसस्टेटमेंट हो, आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कैपेसिटी होनी चाहिए टू प्रिवेंट और डिटेक्ट और करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है, इसका चेकिंग हम करेंगे। दूसरा, ऑपरेशनल टेस्टिंग जब हम करते हैं तब हम ये देखते हैं कि आपकी जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो कंसिस्टेंटली पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई किए गए हैं या नहीं किए गए, या बीच में कोई डेविएशन है, यानी जो आपने प्लानिंग किया था उससे हटके अगर कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में बात घटी है तो उसके बारे में आपको डिटेल में
जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। तो ये होता है आपका स्कोप ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। देन पॉइंट नंबर 3, टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। 4 प्रकार से आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का टेस्टिंग कर सकते हो। पहला, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स supporting transactions and other events to gain audit evidence that internal controls have operated properly. For example, verifying that a transaction has been authorized. तो जब आप डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करते हो, बेसिकली क्या होता है, जहां पे आपके ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं या मैनुअल सिस्टम होते हैं, जब आपकी एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होती है तो वहां पे हर एक ऑथोराइजेशन के लेवल्स होते हैं। जैसे हम परचेस की बात करेंगे, तो जब भी किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को रॉ मटेरियल परचेस करना होता है या फिक्स्ड असेट परचेस करना होता है या रेगुलर कंज्यूमेबल्स आइटम्स को परचेस करना होता है, तो उनके पास एक परचेस या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, तो जिस भी डिपार्टमेंट को किसी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वो सबसे पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आएंगे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बता देंगे कि भाई साहब मैं ये रिक्वेजिशन डाल रहा हूं, तो फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक लिंक बनेगा बिटवीन अदर डिपार्टमेंट एंड द परचेज डिपार्टमेंट। कम्युनिकेशन का एक चैनल क्रिएट करेगा कि भाई साहब इस डिपार्टमेंट से इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट आई है, आप इसे इसके परचेज प्रोसेस को इनिशिएट करिए। तो आपका जो मैनेजमेंट लेवल बैठा है, वो मैनेजमेंट लेवल प्लस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, आपका ये अकाउंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होगा, ये मिलके काम करेंगे, सेंट्रल रोल में रहेंगे और बाकी डिपार्टमेंट्स के एक कम्युनिकेशन का काम करेंगे। तो डिपार्टमेंट आपके मैनेजमेंट और जो भी ऑथराइजेशन लेवल होगी अकाउंट्स में, वहां पे आएंगे, वहां पे रिक्वेजिशन डालेंगे, फिर वो इन्फॉर्मेशन परचेज डिपार्टमेंट के साथ शेयर की जाएगी। परचेज डिपार्टमेंट फर्दर प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो करनी है तो टेंडर के लिए नोटिस डालेगा, अलग अलग वेंडर से टेंडर लेगा, जो सबसे सही टेंडर होगा उसे पास करके वापस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में डालेगा कि इस वेंडर से हमें माल खरीदना है। फिर फाइनली ऑर्डर प्लेस होगा, मटेरियल आपके फैक्ट्री या प्रीमाइसेस के पास आएगा, एक गुड्स रिसीट नोट बनेगी, फिर वो आपके वेयर हाउस में आएगा, वेयर हाउस में गुड्स रिसीट नोट बनेगी, फिर वहां से उसका स्टोरेज होगा। और जब भी उस मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा प्रोडक्शन लाइन पे या किसी अदर डिपार्टमेंट में, तो वो वहां पे इशू कर दिया जाएगा। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इंटरनल पार्टीज के, इंटरनल डिपार्टमेंट्स के बीच में या फिर ऑर्गेनाइजेशन और बाहर के वेंडर्स के बीच में, तो इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड यानी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो इस डॉक्यूमेंट्स को आप चेक कर सकते हो। Inspection of documents supporting transactions and other events to gain audit evidence that internal controls have operated properly. For example, verifying that a transaction has been authorized. तो परचेस का आप ऑथराइजेशन चेक कर सकते हो, पूरा का पूरा डेटा का लॉग जो है वो आप चेक कर सकते हो, यानी पेपर ट्रेल आपको एस्टैब्लिश करनी है। देन पॉइंट नंबर बी, इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। इंक्वायरीज अबाउट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ internal controls which leave no audit trail. For example, determining who actually performs each function and not merely who is supposed to perform it. बेसिकली आप क्या करोगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आप देखोगे कि फुल्ली ऑटोमेटेड है या ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ उसको फंक्शन किया जाता है। फिर आप ये देखोगे कि किस व्यक्ति के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वही व्यक्ति उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है, क्या फिर वो किसी और को डेलीगेट करता है। तो बेसिकली आप इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करेगा, हायरार्की किस तरीके से काम करती है, हर एक व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी प्रॉपरली निभाई है या नहीं निभाई है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीजों का आप ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी के थ्रू आप डेटा यानी ऑडिट एविडेंस गैदर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, री-परफॉर्मेंस। Re-performance involves the auditor's independent execution of procedures or controls that were originally performed as part of entity's internal control. For example, reconciliation of bank accounts to ensure they were correctly performed by the entity. अब यहाँ पे आपका जो re-performance है, तो दो किसी भी ऑर्गेनाइज जो बड़े पैमाने पर काम करती है या छोटे ऑर्गेनाइज, किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे वर्किंग कैपिटल लगने वाली है। वर्किंग कैपिटल या तो वो खुद की जेब से डालेगा या बैंक में पैसा रखेगा या बैंक से लोन उठाएगा। तो हर बार उसके पास 2 अकाउंट होने वाले हैं, इन द बुक्स ऑफ एंटिटी बैंक अकाउंट एंड इन द बुक्स ऑफ एंटिटी कैश अकाउंट। तो बेसिकली जो भी आपका, और उसका एक पासबुक होने वाला है जो बैंक उसका डेटा मेंटेन करेगा। तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, एंटिटी के बुक्स में बैंक अकाउंट और बैंक का जो पासबुक या स्टेटमेंट्स रहेंगे उनका डेटा आपको रिकंसिलिएशन के मेथड के द्वारा मैच करना पड़ेगा। ठीक है, इससे आपको कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड के बारे में पता चलेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, जो एंटिटी के एम्प्लॉयज ने रिकंसिलिएशन बनाया है
उसको चेक करो, या फिर खुद उस रिकंसिलिएशन को फिर से फ्रॉम स्क्रैच आप पूरा बनाओ। यानी उनका तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक बार इस प्रोसेस को रीपरफॉर्म करके देखना चाहिए, तो आप फ्रॉम द स्क्रैच बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फिर से पूरा बनाकर उसको रीपरफॉर्म करके देख सकते हो कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में बैंक रिकंसिलिएशन से जुड़े हुए जितने भी कंट्रोल्स है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर डी, टेस्टिंग computerized controls, testing of internal control operating on specific computerized applications or over the overall information technology function, for example access or program change controls। बेसिकली क्या होता है, आज के समय में सब कुछ मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर्स यूज होते हैं, अकाउंटिंग के लिए भी और बाकी उनकी जो भी इंटरनल प्रोसेसेस होगी कम्युनिकेशन के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए भी। तो एक ईआरपी सिस्टम होती है, यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की एक सिस्टम होती है। तो उस सिस्टम में कंट्रोल्स को चेंज भी किया जा सकता है। तो जब भी आपको सिस्टम में आपके चेंज करना होता है तो उसका प्रॉपर अप्रूवल एंड ऑथोराइजेशन लगता है। तो उस एस्पेक्ट को आप कंप्लीटली चेक कर सकते हो कि इनकी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, जो भी चेंजेस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इन्होंने किए हैं वो ऑथोराइज्ड है या नहीं, वो रिलेवेंट है या नहीं, वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं, प्लस चेंज होने के बाद जो भी कंप्यूटराइज कंट्रोल्स चेंज होते हैं, जो भी डेविएशंस चेंजेस किए जाते हैं या फिर अमेंडमेंट्स की जाती है, वो प्रॉपरली फंक्शन यानी ऑपरेटिंग है या नहीं है। तो मित्रों, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आप इन 4 मेथड्स को यूज करके कर सकते हो। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 4 आता है, कंसिडरेशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डेविएशंस इन कंट्रोल एप्लीकेशन। क्या टाइटल है हमारा? कंसिस्टेंसी और डेविएशन, इन 2 एस्पेक्ट्स को हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में चेक करना है। यानी जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स है उन्हें कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर अप्लाई किया गया है, और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो आपने प्लान किया है उसके अलावा अगर कुछ होता है तो उसे कहा जाता है वेरिएंस या डेविएशन। तो आपकी जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपने डिजाइन की है, इंप्लीमेंट की है, उससे अलग हटके डेविएशन क्यों हुआ, इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि ये डेविएशन या इनकंसिस्टेंसी दोनों सीरियस मैटर्स होते हैं। ये आपके मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क को बढ़ा देते हैं, और जहां पे भी हमारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क बढ़ जाती है वहां पे हमें डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। When testing controls, the auditor evaluates how consistently they were applied during the audit period. If deviations from the control procedures occur, the auditor must investigate the causes such as staff changes or increased transaction volume and assess the implications for the audit. Basically, consistency and deviation आपके ओवरऑल ऑडिट प्लान के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, तो इसीलिए आपको उनको सही तरीके से मैप आउट करना पड़ेगा। देन पॉइंट नंबर 5, इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब हमने पूरा का पूरा टेस्टिंग कर लिया, अब हमारे पास जो ऑडिट एविडेंस है, जो रिजल्ट है, उसको हम इवेल्युएट करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर हम रिलाई कर सकते हैं या हमें डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी पड़ेगी। After testing the controls, the auditor evaluates whether they are operating as expected. Any significant deviations might require the auditor to reassess the initial control risk assessment and possibly perform additional tests to compensate for weaknesses in control system। देखो भाई साहब, हमने सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर पढ़ा था ऑडिट रिस्क का। ऑडिटर का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है और उसे एक बात पता होती है कि जो भी ऑडिट रिस्क है उसको मैं जीरो तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसे एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जितनी भी ऑडिट रिस्क है उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन 3 कंपोनेंट्स के रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल पे मुझे लेके आना है, ताकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है अगर होती भी है तो उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल, जो भी मिसस्टेटमेंट है उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप जब रिजल्ट को इवेल्युएट करोगे तो आपको बस एक ही ऑब्जेक्टिव रखना है कि मुझे रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल पर लेके आना है। रिजल्ट में अगर आपका रिस्क 0 होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन ऑडिटर को यह पता है कि हर केस में, हर एक कंट्रोल में जो रिस्क होती है उसको हम 0 पर नहीं लेके आ सकते बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस इन द
प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस इंटरनल कंट्रोल। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नियर परफेक्ट उसे बना सके। आफ्टर टेस्टिंग द कंट्रोल्स द ऑडिटर इवेल्युएट्स वेदर दे आर ऑपरेटिंग एज एक्सपेक्टेड, यानी जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एनी सिग्निफिकेंट डेविएशंस माइट रिक्वायर द ऑडिटर टू रीअसेस इनिशियल कंट्रोल रिस्क। अगर आपको कोई डेविएशन मिलता है, कोई इनकंसिस्टेंसी मिलती है, कहीं पर वीकनेस नजर आता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, तो आपने जो इनिशियल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट किया था आपको उसको री इवेल्युएट करना पड़ेगा और अब उस हिसाब से अपने ऑडिट प्लान को एडॉप्ट करना पड़ेगा। देन पॉइंट नंबर 6, रीअसेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो यही चीज ये वाला जो स्टेटमेंट है उसी को हमने यहाँ पर अलग से डिस्कस किया है। रीअसेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क एंड मॉडिफिकेशन। रीअसेसमेंट और मॉडिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी इनकंसिस्टेंसी या सिग्निफिकेंट डेविएशंस हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में मिलते हैं, तब हमें कंट्रोल रिस्क या फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में रीअसेसमेंट की जरूरत पड़ती है। If the test reveal that the controls are not functioning as anticipated, यानी जिन पर्पजेस के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बनाया गया था उस पर्पस को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फुलफिल नहीं कर रही है, द ऑडिटर मे नीड टू रीअसेस द लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क। तो ऐसे केसेस में जो आपकी कंट्रोल रिस्क है उसको फिर से आपको रीअसेस करना पड़ेगा, उसके लेवल को आपको री एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। This would lead to changes in the nature, timing and extent of planned substantive audit procedures to ensure adequate audit coverage। यानी आपका जो ऑडिट है वो सही तरीके से फंक्शन कर सके, आपकी जो ऑडिट रिस्क है इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की वो कम से कम हो सके। तो इसीलिए आपको रीअसेसमेंट की जरूरत पड़ी। इसका पूरा जिस्ट क्या है? जहां पर भी आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेविएशंस मिलेंगे, इनकंसिस्टेंसी मिलेगी, वीकनेसेस मिलेंगे, ऐसे केसेस में जो आपकी कंट्रोल रिस्क एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स है उसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी और टोटल सिनेरियो का रीअसेसमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली है। देन पॉइंट नंबर 7, कंक्लूजन ऑफ कंट्रोल रिस्क असेसमेंट बेस्ड ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जो भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करोगे उसके बेसिस के ऊपर आपको कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट करना पड़ेगा। बिफोर कंक्लूडिंग ऑडिट द ऑडिटर मस्ट इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स along with evidence gathered from control testing. If deviations from the control system are identified, the auditor may revise their assessment of control risk. If necessary, additional audit procedures will be conducted rather than to gather sufficient evidence and ensure an accurate assessment of entities internal control. तो बेसिकली यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया? पॉइंट नंबर रीअसेसमेंट हमने डिस्कस किया कंट्रोल रिस्क के बारे में। अब जो हमारा फाइनल स्टैंड होगा, जो हमारा फाइनल डिसीजन होगा रिगार्डिंग कंट्रोल रिस्क, तो उसे हम कहते हैं कंक्लूजन। यानी आपको जो भी आपने कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट किया है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, अब आप अपना ऑडिट, पूरे ऑडिट के दौरान उस पर एक फाइनल स्टैंड जनरेट करोगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सफिशिएंट है या नहीं, कहाँ पर स्ट्रांग है, कहाँ पर वीक है, कहाँ पर डेविएशंस है, कहाँ पर इनकंसिस्टेंसीज है, पूरा का पूरा आपने मैपिंग कर लिया और उस हिसाब से फिर आप डिसीजन लोगे कि आपको ऑडिटिंग की प्रोसेस में किस तरीके के चेंजेस आपके ओवरऑल ऑडिट प्लान में करने हैं, डिटेल प्रोसीजर्स कहाँ पे परफॉर्म करनी है और टेस्ट चेक या सैंपल चेक प्रोसीजर्स कहाँ पर परफॉर्म करनी है। तो इस तरीके से मित्रों हमारा टॉपिक नंबर 7 जो है टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 8 की पढ़ाई शुरू करेंगे। टॉपिक नंबर 8 हमारा है, मैं भी एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। टॉपिक नंबर 8 हमारा है व्हाट इज एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये टॉपिक नंबर 8 एक बड़ा टॉपिक है, उसके बाद टॉपिक 6-7 जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 8 के बाद वो छोटे छोटे टॉपिक्स है, उसके वीडियोस आपको फटाफट मिलने वाले हैं। टॉपिक नंबर 8 थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है आपको या 1 या 2 या 3 पार्ट्स में मिले, तो आपको उतना वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा और चैनल की तरफ ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको ब्लूप्रिंट रिवाइज करा देता हूँ। टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना पड़ेगा, सारा डेटा एसिमुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग का जो पर्पस है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। जब हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, एसिमुलेशन एंड सेंस ऑफ पर्पस होगा तब हम प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है।
और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हमें पर्पस पता है, ऑडिट एविडेंस गैदर करना है, फिर हम डिसाइड करेंगे कितने डिटेल में काम करना है। 4 प्रकार से हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दूसरा इंक्वायरीज एंड ऑब्जर्वेशन, तीसरा रीपरफॉर्मेंस एंड चौथा है आपका टेस्टिंग कंप्यूटराइज कंट्रोल। फिर हमें पता चला कंसिडरेशन, पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी 12 के 12 महीनों में जो भी फाइनेंशियल ईयर है वहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए। और अगर उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंट्रोल के ऑपरेशन में कोई डेविएशन है, कोई वीकनेस है, तो उसके बारे में हमें सेपरेटली डिटेल में डील करना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि जो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हमने परफॉर्म किए हैं उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है, जो आउटकम हमें मिलता है, उसका हमें इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन करने के बाद हमें पता चलेगा कि जो कंट्रोल रिस्क है उसमें कोई मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है या नहीं है, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हमें कितने डिटेल में परफॉर्म करने हैं। फिर हमें पता चलेगा जो हमने रीअसेसमेंट किया, यानी पहले इनिशियल असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फिर हम रीअसेसमेंट करेंगे एंड देन हम अपना फाइनल डिसीजन बनाएंगे कि कंट्रोल रिस्क असेसमेंट का फाइनल स्टैंडिंग यानी फाइनल इम्पैक्ट हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर क्या होने वाला है। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है और ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 8 की पढ़ाई शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड अपने सीए इंटरमीडिएट के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।